हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो पापा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि हमने पढ़ना शुरू किया है। और मूल विधि में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कुछ सामान्य परिचय मूल विधि के बारे में बातें जानी थी और स्टार्ट किया था कि बीएनएस हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। बीएनएस में क्या पढ़ा था? धारा 1 हमने कल समझी थी। उससे आगे क्या करना है हमको? आज पढ़ना, धारा 1 से आगे चलना है। आज हमको धारा 1 और हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अध्याय 1। हम पढ़ रहे हैं कौन सा? अध्याय 1। अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं। क्या कब पढ़ रहे हैं? अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने धारा 1 पढ़ चुके थे। कौन सी धारा? 1 हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें क्या था? उसका लागू होना, संक्षिप्त परिचय, उसका लागू होना और विस्तार था। अब चलिए, मैंने बताया था कि धारा 1 में ये चीज होती है और धारा 2 में क्या बताया था? धारा 2 पढ़ना है हमको। और धारा 2 में मैंने क्या बताया था? धारा 2 में बताया था कि हमेशा क्या मिलेगी? धारा 2 में मिलेगी हमेशा एक्ट में परिभाषाएं। क्या मिलेगी? डेफिनेशंस, परिभाषाएं। क्या मिलेंगी? परिभाषाएं मिलेंगी। तो धारा 2 में हमको क्या मिलेंगी? परिभाषाएं मिलेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वो टर्म आएंगे जो क्या है बार बार यूज होंगे और जिनके बारे में चर्चा की गई होगी। तो वो टर्मों को हमको क्या, उन शब्दों को हमको क्या करना होगा? समझना होगा। तो उन्हीं की यहाँ पर क्या होंगी? परिभाषाएं होंगी। तो धारा 2 में क्या बताई गई है? परिभाषाएं बताई गई हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके सही परिभाषाओं को, जितनी इंपॉर्टेंट है उनको क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं। फिर आगे हम धारा 3 पे चलेंगे। तो धारा परिभाषा, यहाँ से परिभाषाओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी परिभाषा किस धारा 2 की, किस धारा 2 के कौन से खंड के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम धारा 2। तो धारा 2 1 में किसकी परिभाषा? धारा 2 में क्या बताया गया? परिभाषाएं। क्या लिखा है? धारा 2 में परिभाषाएं लिखा है। अब धारा 2 1, धारा कौन सी? अब लिखेंगे हम क्या? धारा लिखेंगे 2 1, या क्या कह सकते हैं? 2a। क्या कह सकते हैं? 2a भी कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पर 1, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2a भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लिखेंगे। जैसे धारा 2 1 है तो इसको 1 या ए लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 या ए लिख सकते हैं। तो हमको कौन सी पढ़नी है? धारा 2 1 कौन सी? धारा 2 1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको क्या करेंगे, हम धारा चलेंगे धारा 2 2 पर। किस पर? हम चलेंगे धारा 2 2 पर। किस पर? 2 2 पर, या इसी को क्या कहेंगे हम? बी। क्या कहेंगे? बी। धारा 2 बी। तो हम पढ़ेंगे धारा 2b पढ़ेंगे। धारा 2b में किसकी परिभाषा बताई गई है? धारा 2b में बताई गई है जीव जंतु की परिभाषा। जीव जंतु किसे माना जाएगा? जीव जंतु। जीव जंतु किन्हें माना जाएगा? तो जीव जंतु की परिभाषा इसमें क्या दी गई है? तो इसमें जीव जंतु की परिभाषा दी गई है कि मानव से भिन्न, यदि क्या है? जीव जंतु की परिभाषा में क्या बताया गया कि मानव से भिन्न अन्य जो भी जीवित चीजें हैं वो क्या है? जीव जंतु है। मानव को छोड़कर जो भी, जिनमें भी क्या है संवेदना, जो जीव जंतु जो चल फिर रहे हैं, वो उनको क्या है माना जाएगा? जीव जंतु माना जाएगा। उनको क्या माना जाएगा? जीव जंतु माना जाएगा। तो इसमें क्या है, जो मानव से अलग, इसमें क्या लिखना हो तो किससे? मानव से अलग। मानव लिखना नहीं, लेकिन इतना समझना कि मानव किससे? मानव से भिन्न कैसा? जीवित प्राणी। जीवित प्राणी क्या होगा? मानव से भिन्न जीवित प्राणी क्या होगा? जीव जंतु कहलाएगा। क्या कहें उसको? हम क्या कहेंगे? जीव जंतु कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई हो। अब देखते हैं धारा 3। धारा 2 3। धारा 2 3 में किसकी परिभाषा है? धारा 2 3 में परिभाषा है किसकी? शिशु की परिभाषा। किसकी? शिशु किसे माना जाएगा? किसे शिशु माना जाएगा? शिशु की परिभाषा क्या दी गई है कि 18 वर्ष से कम के आयु के व्यक्ति की को क्या माना जाएगा? शिशु माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो लड़की हो, उसे शिशु माना जाएगा। कितना? 18 वर्ष से 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु के, कम आयु के व्यक्ति को, कम आयु के व्यक्ति को, इसमें कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को क्या माना जाएगा? शिशु माना जाएगा। ये परिभाषा हमको समझनी, यही पूछ सकते हैं ये परिभाषा के शिशु को किस धारा में परिभाषित किया गया? शिशु की परिभाषा किस धारा में दी गई है? या कैसे दे सकता है कि 2 3 धारा वो दे दे, धारा इसमें पूछ लेगा कि धारा 2 3 में किसको परिभाषित किया गया है। 2 3 नाम दे देगा, ये दे दे, शिशु दे दिया, जीव जंतु दे दिया, कार्य दे दिया, काफी और भी कुछ भी दे सकता है। तो इस तरीके से पूछ सकता है, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं, इतनी चीज समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं आगे।
धारा इंपॉर्टेंट देखनी है, जो हमें लगेगी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ही हम क्या पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं धारा 4, धारा चलेंगे 2-4 की तरफ, या 2D, क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2D। 2D में किसकी परिभाषा है, 2D में है कूटकरण की परिभाषा, किसकी, कूटकरण की परिभाषा, किसकी, कूटकरण की परिभाषा, कूटकरण की लिख लो परिभाषा, कूटकरण की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कूटकरण की परिभाषा में क्या बताया गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि मोहरें होती हैं, जब हम कहीं स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने देखा मोहर लगी होती है, प्रिंसिपल की मोहर होती है, सबकी इसी प्रकार से मोहर होती है। इसी प्रकार नोट छापने की क्या होती है, डाई होती है, किसी भी चीज, हर चीज की क्या होती है, डाई होती है। तो पैसा छापने की भी क्या होती है, डाई होती है। और भी चीज, हर चीज, स्टाम्प वगैरह होते हैं, तो स्टाम्प जो होते हैं उनको भी बनाने की क्या होती है, डाइयाँ होती हैं। उनकी क्या क्या होती है, जो स्याही जैसी इसकी जो स्याही है वो अलग है, तो उनकी भी क्या अलग अलग स्याहियाँ होती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं। तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल होता है, जैसे मान लो कि क्या है, कोई मुहर है, क्या है, किसी की मुहर है, स्कूल की मुहर है, किसी की चीज की मुहर है, ठीक है, मोहर है, या क्या है, स्टाम्प है, क्या है, स्टाम्प है, कई बार सुना होगा स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प, कई बार रुपए, रुपए क्या होते हैं, रुपए क्या होते हैं, जो रुपए होते हैं उनको भी क्या जाली रुपए छाप दिए जाते हैं। तो यही चीजें हैं कि इन्हीं को क्या, जो ओरिजिनल है उन्हीं की क्या करना, कॉपी बना देना, नकली उन्हीं को बना देना, और उन्हीं को क्या नकली बनाकर उनको चला देना, वो उसी को कहते हैं क्या, जाली, या उसी को कहते हैं हम उनकी, उन्हीं का क्या करना, कूटकरण करना। तो किसी भी चीज का, मोहरों का हो सकता है, स्टाम्प का हो सकता है, रुपयों का हो सकता है, किसी भी चीज, किसी भी दस्तावेज का क्या हो सकता है, कूटकरण हो सकता है, क्या, उसका हूबहू तैयार कर देना, क्या कर देना, उस दस्तावेज को हूबहू तैयार कर देना, उसी को कहते हैं जाली, कहते हैं जाली, कहते हैं क्या, कहते हैं जाली भी उसको कहते हैं। तो उसी चीज को कहते हैं कि कूटकरण, किसी भी चीज को क्या करना, उसी की तरह के बना देना। तो कोई क्या करता है, नकली चीज को उसी की तरह बना देता है, तो उसी को कहते हैं कूटकरण करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा कूटकरण क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो इतनी चीज आप समझिए, इतने इतने। अब चलते हैं आगे धारा 2-7 में, धारा 2-7, धारा 2-7। तो धारा 2-7 में किसकी परिभाषा दी गई, धारा 2-7 में परिभाषा दी गई बेईमानी की, किसकी, बेईमानी। बेईमानी किसे माना जाएगा, बेईमानी, बेईमानी की परिभाषा, बेईमानी की परिभाषा, किसकी, बेईमानी की परिभाषा। तो बेईमानी की परिभाषा दी गई, बेईमानी किसे माना जाएगा। तो बेईमानी का इसका मतलब, बेईमानी का क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति को हानि हो रही होगी, एक व्यक्ति को लाभ हो रहा होगा। फिर कैसा होगा, एक व्यक्ति को सदोष हानि हो रही होगी, एक व्यक्ति को क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, सदोष लाभ हो रहा होगा। क्या होगा, सदोष हानि और सदोष लाभ का मतलब समझिए, सदोष, 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 सदोष लाभ एक साइड देखिए, सदोष हानि, और दो शब्द है सदोष में, सदोष हानि। सदोष लाभ का मतलब क्या है, सदोष लाभ का मतलब है कि आप क्या करें, किसी भी अवैध चीज से, क्या हो, किसी भी अवैध चीज से, जो गैर कानूनी चीजें हों, उनसे क्या करें, उनका प्रयोग करके क्या करें, आप किसी की धन संपत्ति को क्या करें, हथिया लें, या उसकी जो संपदा है उसको क्या कर लें, चुरा लें। तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, लाभ होगा, उसे सदोष लाभ बोलेंगे। और जिस व्यक्ति की वो चीज चोरी हुई है, जिस व्यक्ति को टूट फूट हुई है, जिस व्यक्ति की जो वस्तु है उसको नुकसान पहुंचा है, तो उस व्यक्ति को क्या होगी, हानि। तो वही है जो गैर कानूनी तरीके से क्या किया जाए, गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, वो क्या है, सदोष हानि होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी सदोष, इसमें जब सदोष किसी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, किसी को हानि पहुंचाएगा, जैसे का व्यक्ति है, का व्यक्ति ने क्या किया कि, का व्यक्ति को क्या माना जाए, ठीक है, हानि लाभ वाला माना, का व्यक्ति है, का व्यक्ति को क्या सदोष लाभ हुआ है, एक खा व्यक्ति क्या है, इसको सदोष हानि है। ठीक है, इसने क्या किया, इसे जो खा व्यक्ति की क्या है, खा व्यक्ति की क्या है, गाड़ी थी, क्या थी, गाड़ी थी, उसमें क्या रखे थे, कुछ पैसे रखे थे, क्या थे, पैसे रखे थे। ठीक है, खा व्यक्ति की गाड़ी थी, उसकी पैसे, ये गया, इसने क्या करा, इस गाड़ी को क्या, शीशा, शीशा तोड़ा, क्या कि शीशा तोड़ा और इसके पैसे लिए, और ये क्या हुआ, निकल लिया, क्या हुआ, निकल लिया। तो अब इसको जो लाभ हुआ, पैसे मिले और जो लाभ हुआ, तो इसको क्या हुआ, सदोष लाभ हुआ, इसने गैर कानूनी तरीके से कार्य किया। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति की गाड़ी का शीशा टूटा, इसके पैसे चोरी हो गए, कैसे, गैर कानूनी तरीके से चोरी हो गए। ठीक है, तो इसको क्या होगा, खा व्यक्ति को क्या होगा, हानि हो गई, क्या होगा, सदोष हानि हो गई। तो आपको समझ में आया होगा सदोष हानि और सदोष लाभ। तो बेईमानी में क्या होगा, एक व्यक्ति को क्या होगा, जिसमें जिस ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो, किसी एक व्यक्ति को सदोष हानि और एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, बेईमानी कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे बेईमानी कहेंगे। ये हमारी क्या परिभाषा दी गई है, क्या है, परिभाषा दी गई है। चलिए ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब एक चीज और है, सदोष से अभी आगे आएगी, सदोष में उसमें समझ लेते हैं हम, एक चीज और समझते हैं सदोष, इसी में हम समझते हैं एक चीज और समझते हैं कि क्या है, सदोष परिरोध, क्या है, ये आने वाला सदोष, सदोष परिरोध,
क्या समझते हैं? सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। क्या? सदोष अवरोध, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध, ये दोनों टर्म भी हमें अभी आगे चलकर आने वाले हैं। क्या होंगे जी? आगे चलकर आगे आने। अब जब सदोष आया तो सदोष में क्या करते हैं, हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सदोष परिरोध का मतलब क्या है? सदोष परिरोध का मतलब है कि चार दीवारी के अंदर, किसका? सदोष परिरोध का मतलब है चार दीवारी, चार दीवारी में कैद करना। अब कैसे? चार दीवारी के, मान लो किसी व्यक्ति को तुम क्या कर हुए, बहला फुसला कर ले गए उस व्यक्ति को, और क्या किया आपने? उस व्यक्ति को चार दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, एक निश्चित सीमा के अंदर उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब वो ना व्यक्ति वहां से निकल पा रहा है, ना कहीं जा पा रहा है अपनी मर्जी से। तो वो आपकी मर्जी से ही जो आप चाहते हैं वो करवा रहे हैं। जैसे आपने कई मूवी में देखा होगा कि एक लवर होता है, जो प्रेमी होते हैं, एक हीरो हीरोइन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार उसके माँ बाप जो हीरोइन को क्या कर देते हैं, कमरे के अंदर बंद करते हैं, बोलते हैं इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। आजकल भी समाज में ऐसा होता है, तो घर से बाहर नहीं निकलने देना। तो जब व्यक्ति को क्या करते हैं, जैसे हीरोइन को मूवी में क्या करते हैं, चार एक घर के अंदर क्या किया, मान लो ये घर है, यहाँ पर क्या कर दिया, चार दीवारी के अंदर उस व्यक्ति को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये मान लो व्यक्ति है, ठीक है, तो इस व्यक्ति को यहाँ बंद कर दिया, अब ये यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा। तो ये क्या हो गया? इसका सदोष परिरोध हो गया। ये क्या हो गया? सदोष परिरोध हो गया। अब व्यक्ति क्या है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाएगा, इसको उसकी मर्जी के खिलाफ तुमने क्या कर दिया? एक चार दीवारी के अंदर उसको बंद कर दिया। ठीक है, और सदोष अवरोध का मतलब क्या होता है? सदोष अवरोध का मतलब ये होता है कि यदि मान लो जैसे कि हमारी ये क्या है, ये हमारी रोजमर्रा की ये क्या है, सड़क, ठीक है, ये सड़क है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे रोज हम चल के जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सड़क है, इस पे हम रोज जाते हैं और रोज क्या करते हैं, हम रोज आते भी हैं। इसमें क्या कर जाते हैं, रोज जाते हैं, ठीक है, हम बाजार जाते हैं, रोज क्या करते हैं, आते हैं। अब एक दादा आए, मान लो का व्यक्ति आया, एक ये क्या है, ये एक गुंडा दादा आदमी है, ठीक है, ये दादा आदमी आया और बोला कि कल से इस रास्ते से अगर तुम निकले तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर कल से यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे गए, या यहाँ पे मैंने देख लिया तुम्हें, तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या है? तुम्हारी खैर नहीं। तो यहाँ से अगर तुम निकल गए तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम यहाँ से निकले तो तुम्हारे वहीं हाथ पैर तोड़ के वहीं गाप दूंगा। ऐसे बोलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी दादागिरी दिखाता है, किसी व्यक्ति को रोज की जो चीजें हैं उसको करने से, या वहां उस रास्ते से आने जाने से मना करता है, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम सदोष अवरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदोष अवरोध। तो आशा है ये चीज सदोष परिरोध और सदोष अवरोध समझ में आया होगा। सदोष परिरोध में क्या, किसी व्यक्ति को चार दीवार के अंदर पकड़ के पहला फुसला के उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अवरोध का मतलब क्या है? किसी बाधा उत्पन्न करना। अवरोध का मतलब बाधा उत्पन्न करना। जैसे ये जा रहा है, इसको बाधा उत्पन्न कर दी, यहाँ अगर कल से इस रास्ते में दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। देख लें तब तक चला है कि नहीं चल रहा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट धारा होगी उसकी परिभाषा को देखते हैं। अब हम देखते हैं परिभाषा नेक्स्ट। अब हम देखते हैं किसकी? दस्तावेज की परिभाषा। किसकी? तो देखते हैं धारा 2.8। धारा 2.8। धारा 2.8 में किसकी है? दस्तावेज की परिभाषा। किसकी? दस्तावेज। किसकी? दस्तावेज की परिभाषा है। किसकी? दस्तावेज की परिभाषा। तो दस्तावेज किसे माना जाएगा? तो पहली बात, दस्तावेज क्या होगा? कोई क्या होगा, किसी भी एक, जैसे ये पेन है तो इसके द्वारा कोई लिखा गया कोई ऐसी चीज होगी जिसमें क्या होगा, जो क्या होगा, कोई भी पदार्थ की भी हो सकती है, कोई अक्षर भी हो सकते हैं, किसी भी चीज, कोई आकृति भी हो सकती है, चिन्ह भी हो सकते हैं, तो उनको भी क्या कर सकते हैं, उनसे जो चीज बनाई जाएगी किसी पदार्थ में, तो उसको क्या दस्तावेज माना जाएगा। जैसे कैसे? जैसे हम क्या हो, तो बैंक का चेक हो गया। क्या होगा? बैंक का चेक हो गया, वो क्या होता है, बैंक द्वारा क्या होता है, प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है? तो वो क्या, उसको क्या दस्तावेज माना जाएगा। क्या होगा? दस्तावेज माना जाएगा। क्या? ठीक है। जैसे हमारे क्या होते हैं, जमीन के कागजात, जो रजिस्ट्री होती है, जमीन के कागजात, कागज, जमीन के कागज जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे दस्तावेज। हमारे वाहन, कुछ भी किसी भी चीज का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको जो दस्तावेज बनता है वो हमारा क्या होता है, दस्तावेज होता है। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, हार्ड कॉपी में, ऐसी कॉपी में हो सकती हैं, या क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है, ये हार्ड कॉपी में भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती हैं। जैसे अब इसी का आप लोग निकालो कि इसी का अगर वेयर एक्ट निकालो, जिससे हम पढ़ेंगे, मैं देखो कल दिखा दूंगा। वेयर एक्ट अभी नहीं, वेयर एक्ट, अगर वेयर एक्ट, इसका वेयर एक्ट निकालो तो ये भी क्या, एक दस्तावेज होगा। क्या होगा? ये भी एक दस्तावेज हो जाएगा। बीएनएस का क्या होगा, एक दस्तावेज हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि दस्तावेज किसे कहते हैं, दस्तावेज किसे कहते हैं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आगे परिभाषाओं की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा आज क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे।
तो हम कौन सा ये अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्याय 1 का ध्यान रखना, इसमें अध्याय के नाम भी अध्याय को भी याद रखना, ठीक है, अध्याय को भी नाम याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं धारा, इंपॉर्टेंट धारा। अब हमारी इंपॉर्टेंट धारा है वो है कौन सी, 10, 2-10, कौन सी धारा, 2-10, इंपॉर्टेंट धारा 2-10 है। तो धारा 2-10 में किसकी परिभाषा बताई गई है, लिंग की परिभाषा बताई गई है, किसकी, लिंग की परिभाषा। तो इसमें लिंग की परिभाषा, तो इसमें यदि कहीं लिखा आता है, क्या आता है, कहीं भी यदि लिखा आता है, लिंग शब्द लिखा आता है इसके अंतर्गत, बीएनएस के अंतर्गत, इस दस्तावेज के अंतर्गत कहीं भी लिंग लिखा आता है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तीनों है, स्त्रीलिंग भी होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग भी है, उसका मतलब पुल्लिंग भी है, क्या पुल्लिंग भी है, उसका क्या उभय लिंग भी है, क्या उभय लिंग भी है, उसका मतलब क्या है, तीनों से मतलब है, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो, लिंग लिखा है तो वो सभी के लिए मान्य है, सभी पर बराबर से लागू होगा, सभी के लिए उसमें सभी चीजों को बताएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग तीनों पर क्या होगा, बराबर से लागू होगा। इसका लिंग का मतलब यदि लिंग लिखा है किसी भी धारा में, तो इसका मतलब है कि लिंग का मतलब सभी के लिए ये बराबर है, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, अब देखते हैं धारा 2-12, धारा 2-12, धारा 2-12 में किसकी परिभाषा दी गई है, धारा 2-12 में दी गई किसकी, सरकार की, किसकी परिभाषा दी गई है, सरकार की परिभाषा दी गई है। तो सरकार का मतलब आप जानते हैं, जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, तो इसमें क्या है, सरकार का मतलब क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मतलब किसे, केंद्र सरकार, सरकार और कौन, और राज्य सरकार, राज्य सरकार। तो अब राज्य सरकार में कितने, जितने भी राज्य, सभी की सभी राज्य की अपनी राज्य सरकार है, तो वो सब क्या है इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं, बाकी चीजें अपन को दुनियादारी पे नहीं पढ़ना, क्योंकि दुनियादारी से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए संश्रय, अब से पढ़ते हैं धारा, ये आने वाला, क्योंकि बार बार इस शब्द का प्रयोग होगा, तो धारा 2 किसमें, 13 में, तो ये शब्द बार बार प्रयोग होगा, कई बार होगा, तो उसके लिए इसको पढ़ते हैं, क्या है, किसकी परिभाषा है, ये है संश्रय की परिभाषा, किसकी, संश्रय की परिभाषा। अब संश्रय का मतलब क्या है, संश्रय की परिभाषा, संश्रय की परिभाषा, संश्रय की परिभाषा का मतलब है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करके आता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपके पास अपराध करके आया, आपने उस व्यक्ति को अपने घर में ठहरा लिया, ठीक है, आश्रय देना, संश्रय का मतलब आश्रय देना भी, ठीक है, तो वो व्यक्ति आया, किसी को मार के आया, मर्डर करके आया, ठीक है, कहीं डकैती डाल के आया, आपने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने यहाँ पे ठहरा लिया, ठहरा लिया, फिर उसको क्या किया, खाना भी दे दिया, क्या किया, खाना भी दे दिया, फिर उसको भागने के लिए आपने गाड़ी भी दे दी, उसको जाने के लिए दिक्कत थी, आपने उसकी व्यवस्था भी कर दी, उसको पैसा भी दे दिया, तो ये सब चीजें क्या है, उसको सोने के लिए भी, उसको आराम से आराम करने की जगह भी दी, तो ये सब चीजें क्या है, उसको संश्रय बोलते हैं। कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति ये सब चीजें करता है, किसी अपराधी के प्रति, तो उसको क्या माना जाएगा, संश्रय माना जाएगा, क्या माना जाएगा, संश्रय माना जाएगा। जैसे उसको क्या कह देना, आश्रय देना, क्या करना, आश्रय देना, आश्रय हो गया, भोजन हो गया, धन हो गया, क्या हो गया, आश्रय हो गया, भोजन हो गया, धन हो गया, वस्तु कोई भी होगी, वस्तु हो गया, और ये जैसे कि कोई हथियार हो गया, क्या हथियार, आयुध, आयुध हो गया, क्या हो गया, आयुध, आयुध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयुध मतलब हथियार, बंदूक, गोली, तलवार, भाला, ये क्या होते हैं, आयुध होते हैं, क्या हो गया, आयुध हो, आयुध भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि कोई क्या करता है, किसी की सहायता करता है, क्या करता है, सहायता, सहायता करता है, तो वो क्या होगा, उसको क्या माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया, किसी अपराधी को क्या किया, संश्रय दिया है, क्या किया, किसी अपराधी को क्या किया, संश्रय दिया है। तो आपको इसी संश्रय की परिभाषा समझ में आ गई होगी, किसमें, धारा 2-13 में किसकी परिभाषा, संश्रय की परिभाषा है, आपको याद हो जाएगा, भले ही आपको क्या करना, याद रखना, और ये चीज इतनी आराम से समझ आ रही होगी कि आपको दिमाग में बैठती जा रही होगी कि संश्रय क्या है, इसे इतना विस्तार से समझा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं सीधे धारा 2-19 पर, धारा 2-19 पर, किस पर, धारा 2-19 पर, धारा 2-19 पर किसकी परिभाषा दी गई है, इस पे दी गई किसकी, पुरुष की परिभाषा, किसकी, पुरुष, पुरुष की परिभाषा। तो पुरुष की परिभाषा, पुरुष किसे माना जाएगा, किसे पुरुष माना जाएगा, तो पुरुष की परिभाषा में पुरुष किसे माना जाएगा, तो पुरुष में ये क्या है, पुरुष की परिभाषा में ये बताया गया कि किसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी आयु का हो, चाहे वो आज ही पैदा क्यों ना हो, क्या हो, चाहे वो आज ही पैदा क्यों ना हो, तो आज से ही पैदा है, यदि वो क्या है, नर है, क्या है, यदि वो नर है तो वो क्या होगा, पुरुष होगा, चाहे वो आज ही पैदा हो और वो क्या है, नर है, तो वो क्या, पुरुष माना जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया, किसी भी आयु वर्ग का नर जो है उसको क्या, पुरुष माना जाएगा, किसी भी आयु का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, वो क्या है, यदि नर है तो उसे पुरुष माना जाएगा। तो ये चीज क्या है, ये पुरुष की परिभाषा है, किसकी परिभाषा, पुरुष की, कि किसी भी आयु का व्यक्ति हो, वो क्या है, यदि नर है तो उसको क्या, पुरुष माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पुरुष माना जाएगा। इतनी चीज आपको समझ में आई। चलो आगे चलते हैं,
हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा से प्रश्न बाहर नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं धारा 2:21। कौन सा? धारा 2:21 में किसकी परिभाषा है? वो है चल संपत्ति की। किसकी? चल संपत्ति। किसकी? चल संपत्ति की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? किसकी परिभाषा है? चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। किसमें किसमें दी गई? तो धारा 2:21 में किसकी दी गई? चल संपत्ति की परिभाषा दी गई। तो चल संपत्ति का मतलब क्या है? चल संपत्ति का मतलब ये है कि जैसे हमारे जो घर मकान बने, ठीक है, जैसे हमारे घर मकान है तो इनको क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। जैसे हमारी जो जमीन है, हमारे प्लाट होते हैं, इनको क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। तो ऐसी चीजें उसको छोड़कर जो क्या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं की जा सकती, उनको छोड़कर बाकी सभी चीजें क्या है? चल संपत्ति। हमारी गाड़ी चल संपत्ति है, पैसा हमारा चल संपत्ति है, सोना हमारा सोना चांदी है, जो भी हीरा जवाहरात हैं, गहने हैं, ये सब क्या है? हमारी चल संपत्ति है। ये सब क्या है? हमारी चल संपत्ति। हम जैसे मार्कर हम लेके जा रहे हैं, चल संपत्ति। मोबाइल हम लेके जा रहे हैं, चल संपत्ति में आएगा। तो ये सब चीजें जो एक जगह से नहीं हिल सकती, वो क्या है? अचल संपत्ति होंगी। उनको क्या कहा जाएगा? उनको ये चल है तो उनको क्या कहेगा? जैसे जमीन हो गई हमारी अचल संपत्ति होगी, हमारा घर मकान अचल संपत्ति होगी, ये हमें नहीं ले जा सकते। कोई तालाब है, अचल संपत्ति है, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। कोई भी ऐसी आधारभूत संरचना जो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो आधारभूत संरचना है, जिस जगह पे वो बनी है, लगी है मशीनें, वो क्या हो जाएंगी? अचल संपत्ति हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अचल संपत्ति हो जाएंगी। तो इन सबको छोड़कर जो धन, पैसा, रुपया, जो मोबाइल है अपने पास है, गाड़ी है, जो सब चीजें हैं, क्या ये सब किस में आएंगी? चल संपत्ति में आएंगी। किस में आएंगी? चल संपत्ति में आएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चल संपत्ति किसे कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे परिभाषा देखते हैं। धारा किसकी? 2। अब देखते हैं धारा 2 कितनी? 2:28 देखते हैं। 2:28 जिसमें किसकी है परिभाषा? किसकी दी गई? लोक सेवक की। ये आने वाला बहुत बार शब्द, लोक सेवक हर जगह शब्द आएगा। लोक सेवक, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। लोक सेवक किसे माना जाएगा? लोक सेवक किसे माना जाएगा? तो आप इसको देखिए, फिर हम इसकी परिभाषा बताते हैं। लोक सेवक किसे माना जाएगा, तो आप इसको देखिए, फिर हम क्या करते हैं, लोक सेवक की परिभाषा देखते हैं। तो लोक सेवक का मतलब आपको आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बताइए, लोक सेवक के रूप में आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो लोक सेवक का मतलब है जो क्या करे? लोगों की सेवा करे। क्या करे? लोगों की क्या कर रहा हो? सेवा कर रहा हो। क्या कर रहा हो? सेवा मत कर रहा हो। अब सेवा के लिए क्या करेगा? वो आके हाथ पैर तो दबाएगा नहीं, तो लोगों के लिए, जो जनता है उनके लिए क्या कर रहा होगा? नीतियां बना रहा होगा। क्या हो रहा? नीतियां बनाएगा। नीतियां बनाएगा, उन नीतियों को क्या होगा? नीतियों को लागू करेगा। नीतियों को क्या करेगा? लागू करेगा। तो जिनमें क्या हो? नीतियां बनाने और नीतियों को लागू करने की क्षमता होती है या अधिकार होते हैं, उनको क्या हम मानेंगे? लोक सेवक मानेंगे। तो हम लोक सेवक की एक बार पहले परिभाषा इसको लिख लो कि लोक सेवक क्या होते हैं? वे लोग होते हैं कि जो सरकार के द्वारा क्या कर सकते हैं? जो सरकार की अनुमति के में क्या कर सकते हैं? नीतियां बना सकते हैं और नीतियों को क्या लागू कर सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं, उनका पालन करवा सकते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? लोक सेवक कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? लोक सेवक कहेंगे। लोक सेवक के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं? देखो, लोक सेवक के अंतर्गत जैसे हमारा जज हो गया, डीएम हो गया, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, ये सब किसके? लोक सेवक हो गए, ठीक है। जो हमारी मिलिट्री के जो सेना जवान नहीं, वो नहीं, जो अधिकारी रैंक के ऑफिसर हैं, क्या अधिकारी रैंक के जो ऑफिसर है, वो क्या हो गए? हमारे लोक सेवक हो गए। बैंक का कोई कर्मचारी अधिकारी रैंक का, वो क्या हो गया? हमारा लोक सेवक हो गया, ठीक है। डॉक्टर क्या हो गया? लोक सेवक हो गया। मास्टर क्या हो गया? टीचर क्या हो गया? लोक सेवक हो गया। क्या? लोक सेवक हो गया। जो हमारी क्या नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, तो इनमें के जो प्रधान हो गए, जैसे प्रधान हो गया, या उसी को क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं प्रधान को, एक चीज और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, देखो नाम भूल गया। क्या बोलते हैं? हाँ, सरपंच। क्या? सरपंच कहते हैं। तो ये हो गए, ये भी क्या है? हमारे लोक सेवक। ये भी क्या है? ये सब चीज, ये सब लोग क्या है? लोक सेवक है। और लोक सेवक वो व्यक्ति भी है कि जो क्या करे? जो सरकार की मदद करे। क्या करे? सरकार की मदद करे, या किसी ऐसे व्यक्ति की भी मदद कर सकता है, जैसे कि कोई गवाह हो गया, किसी ऐसे अपराध के लिए वो हेल्प कर रहा है या मदद गवाही दे रहा है, तो वो भी क्या होगा? लोक सेवक होगा। किसी व्यक्ति का कोई किसी का कोई मर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई मर्डर कर रहा है, वो क्या कर रहा है? फोन करके बता दे रहा है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है, तो वो भी क्या है? कि लोक सेवक में कार्य कर रहा है। लोक सेवक उसको भी मान लिया जाएगा। विशेष जगह पे ऐसी परिस्थितियों में उसको भी क्या माना जाता है। तो इसलिए हम समझते हैं, परिभाषा इसकी लिखते हैं। लोक सेवक की परिभाषा हम लिखते हैं, ठीक है। लोक सेवक की परिभाषा लिखो। लोक सेवक क्या? वे लोग होते हैं, क्या होते हैं? लोक सेवक कौन होते हैं? वे लोग होते हैं, वे लोग होते हैं, लोक सेवक वे लोग होते हैं जो जो क्या करते हैं, या जिन्हें सरकार या किसी सरकारी संस्था के द्वारा, वे लोग होते हैं जिन्हें सरकार
या सरकारी, क्योंकि ये शब्द मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इन शब्दों को क्या होना बार बार आना है, जिन्हें सरकार या सरकारी संस्था द्वारा, वे लोग जिन्हें सरकार या सरकारी संस्था द्वारा जनता की सेवा करने, संस्था द्वारा किसकी, जनता की सेवा करने किसके लिए, जनता की सेवा करने और और देश में कानून, देश में क्या बनाना, कानून और क्या, नीतियों को लागू, कानून व नीतियों को क्या करना, लागू करने के लिए नियुक्त किया जाता है, नीतियों को लागू करने के लिए क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। यदि आप व्यर्थ उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि लोक सेवक किसे कहा गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि लोक सेवक के अंतर्गत कौन कौन लोग हो सकते हैं। चलो, लोक सेवक के अंतर्गत उनको लिख लो जो हमें क्या नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए कि ये हमारे किस रूप में ये लोक सेवक होगा। ठीक है, तो लोक सेवा कौन कौन होंगे, लिखो, जैसे सेना के अधिकारी, लिखो सेना के अधिकारी, सेना के कौन, अधिकारी हो गए। ठीक है, सेना के अधिकारी हो गए। जो सिविल सेवक हैं, क्या कौन, जो सिविल सेवक में कौन, IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं। हमारे क्या जज हो गए, जज साहब हो गए, क्या हो गए, जज साहब हो गए, या इसी को क्या, इन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यायाधीश, क्या बोलते हैं, न्यायाधीश हो गए। क्या हो गए, न्यायाधीश हो गए। हमारे क्या डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए या मास्टर हो गए, क्या मास्टर, डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए। बैंक कर्मचारी हो गए, कौन हो गए, बैंक कर्मचारी हो गए। ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं। क्या होते हैं, लोक सेवक होते हैं। और जो क्या होते हैं, जो नगर निगम हो गए, क्या नगर निगम, या क्या हो गए, जो क्या ग्राम पंचायतें होती हैं। क्या होती हैं, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें। तो इनके जो ग्राम पंचायतों के जो कौन होते हैं, जैसे सरपंच हो गया, क्या सरपंच, तो ये क्या होगा, हमारा लोक सेवक। ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारी क्या होते हैं, इनके यहाँ पे लिख लो, और लिख लो ग्राम पंचायत के सदस्य, लिख लो के सदस्य जैसे क्या सरपंच। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं लोक सेवक होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब लोक सेवक हैं। इनको क्या माना गया, लोक सेवक माना गया। इनको नोट करो, फिर हम आगे समझते हैं। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलो तो समझो, फिर हम चलते हैं आगे। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं धारा 230। धारा 230 में किसकी परिभाषा है, विशेष विधि की परिभाषा। कैसी, विशेष विधि, विशेष विधि का मतलब है किसी विशेष केस के लिए, जैसे कि क्या स्पेशल फोर्स बोलते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए गठन किया जाएगा, या स्पेशल इनके लिए स्पेशल जांच होगी, क्या होगी। तो किसी कुछ स्पेशल केस में ही ऐसी चीजें होती हैं। क्या होती है, स्पेशल केस में ही ऐसी चीजें होती हैं। तो उसको कहते हैं हम विशेष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम विशेष विधि कहते हैं। जैसे कोई स्पेशल केस हो गया, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, स्पेशल होती हैं। क्या होती हैं, स्पेशल होती हैं। जैसे हमारा सुशांत सिंह का केस हो गया, सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस था, स्पेशल ही था। ठीक है, जैसे वो क्या था, उसमें अलग से जांच होती, वो उसने क्या, कोर्ट ने, और वो एक कौन कौन थे वो, आसाराम बाबू। तो उनके बुक में, उसके उनमें जो राजस्थान वाला जो केस था, लड़की जो दिल्ली गई थी, तो हाई कोर्ट ने क्या किया था, एक्शन लिया था। ठीक है, कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा था। तो ये कैसे स्पेशल केस होते हैं। तो इनमें क्या स्पेशल फोर्स, फिर उसको स्पेशल टास्क, वो समिति का क्या गठन होगा, फिर वो क्या जांच होगी, फिर उसके बाद सब चीजें होती हैं, तो उसको स्पेशल विधि होती है। जैसे स्पेशल
गठित होगा समिति गठित होगी तो फिर उसकी क्या नियम भी क्या होंगे अलग, स्पेशल रूप से उसकी विधि भी उसकी अलग बनाई जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल विधि बोलते हैं या विशेष विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विशेष विधि भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम आगे आगे नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट किसकी परिभाषा है, तो नेक्स्ट हमारी परिभाषा है, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी परिभाषा धारा अंतिम पढ़ना, ये हमें परिभाषा में अंतिम परिभाषा पढ़ते हैं, धारा 235 235 धारा 235 में किसकी, महिला की परिभाषा, किसकी, महिला। किसी अभी पुरुष की परिभाषा देखी थी, तो क्या पुरुष की परिभाषा देखी थी कि किसी भी आयु वर्ग का नर व्यक्ति हो। तो इसमें महिला में क्या, किसी भी आयु व्यक्ति की, किसी भी आयु की जो क्या हो, स्त्री या उसकी नारी हो, किसी भी आयु वर्ग की क्या हो, किसी भी आयु वर्ग की क्या हो, नारी। क्या हो, किसी भी आयु वर्ग की जो नारी है वो क्या, उसको क्या माना जाएगा, महिला माना जाएगा। भले ही वो क्या 10 दिन की है, कितने 10 दिन की, भले 1 दिन की है, कितनी 1 दिन की है, फिर भी उसको क्या हमें नारी में महिला में माना जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या हो, नारी हो। और पुरुष हो, भले ही पुरुष कितना 1 दिन का हो, लेकिन वो क्या हो, नर हो, तो उसको क्या पुरुष माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पुरुष माना जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने अध्याय 1 पढ़ लिया। अध्याय 1 में धारा 3 है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय 1 में धारा 3 है, लेकिन धारा 3 में क्या है, साधारण स्पष्टीकरण है। क्या साधारण, धारा 3 में लिखना चाहो तो कुछ धारा 3, ये इंपॉर्टेंट नहीं, साधारण क्या, साधारण साधारण स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, इसमें साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये चीज है कि इसमें बचाव है, कुछ बचाव है। कैसे बचाव है कि जैसे मान लीजिए कोई पुलिस है या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एसआई है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है किसी रास्ते पे जा रहा है, उसने देखा किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि ये चीज है कैसी कि कोई व्यक्ति है, तुम्हें मान लो कोई डंडा लेके आ रहा है, वो मार रहा है, ठीक है, वो तुम्हें मारने के लिए मारने वाला था, तो उसने क्या किया, आपको 10 लठ भी मार दिए, ठीक है, 10 लठ मार दिए, ठीक है। लेकिन आपने जब लठ मिला, जब तक क्या हो गया, पुलिस वाला आ गया आपके सामने, क्या होगा, पुलिस वाला आ गया और आपको लठ पकड़ते मारते हुए देखा कि आप जबकि मार रहे हैं क्या, बचाव में आप 10 लठ खा चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, बचाव के लिए आपने लठ उठाया, जब तक वो वहां से उसको या कोई दीवार या कुछ ऐसी है कि वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसको पुलिस वाले को क्या दिखाई दिया कि आप उसको मार रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद बचाव में। और मान लिया उस पुलिस वाले ने क्या किया, आपको धर लिया, जब आप उसकी जांच हुई तो उसमें क्या होगा, आप क्या निर्दोष ठहराए गए। तो इसमें ये चीज बोली गई है कि जिस व्यक्ति ने उसको व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वो व्यक्ति जो ऑफिसर है वो अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगा, उसे एहसास हुआ कि तुम जो व्यक्ति बचाव कर रहा था, वो व्यक्ति क्या है, उसे लगा कि वो व्यक्ति उसको मार रहा है, इसलिए उसको ऐसे बचाव है। तो उसको क्या है, उसमें साधारण स्पष्टीकरण इस प्रकार से कई दिए गए हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए आप कल अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।